डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने अपना आज का टॉपिक कहाँ पर क्लोज किया था? कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या क्या आएंगे? गोल इनकम्पेटेबिलिटी, एम्बिजुअस रोल्स, डिफरेंट परसेप्शन, इंटरमीडिएटरीज डिपेंडेंस ऑन मैन्युफैक्चरर और लैक ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर। अब इस ई लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैनेजिंग द चैनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, ना ही मैन्युफैक्चरर के लिए, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई है तो जितनी अर्ली स्टेज पर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर लिया जाएगा उतना ही सब पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल होगा, और कॉन्फ्लिक्ट जितनी लंबी चलती जाएगी उसके उतने ही नेगेटिव इम्पैक्ट सभी पार्टीज़ पर पड़ेंगे। तो जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करना चाहिए? मैनेज करना चाहिए। तो देर आर सर्टेन वेज थ्रू विच चैनल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज। वी विल डिस्कस दीज स्टेप्स वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या है? सब ऑर्डिनेट गोल्स। आपको कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट में बताया था गोल इनकम्पेटेबिलिटी मीन्स मैन्युफैक्चरर के गोल्स अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, और होलसेलर रिटेलर के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो? आप इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो सबऑर्डिनेट गोल्स बनाकर। मींस जब चैनल स्ट्रक्चर डिजाइन की जा रही है तब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो एक साथ एक सिंगल गोल डिसाइड कर लें कि भाई हमारा गोल क्या है। मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, सर्वाइवल करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, हाई क्वालिटी पर फोकस करना है, प्रोडक्ट की कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस करना है, जिससे कि बाद में उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। जैसे कि सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। इट मीन्स लो प्राइस पर आपको प्रोडक्ट को क्या करना होगा? डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसके लिए होलसेलर और रिटेलर्स ने एग्री कर दिया कि हम कम मार्जिन लेंगे और प्रोडक्ट को लो प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगी। या आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी क्योंकि आपके गोल्स क्या हो रहे थे? अलग अलग हो रहे थे। आपका जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया सर्वाइवल, तो इसका मतलब आपको कंपटीशन में सर्वाइव करना है, तो आप डिस्काउंट्स दोगे, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ करोगे। तो होलसेलर रिटेलर्स भी उसके लिए एग्री कर रहे हैं। या आपका गोल आपने डिसाइड कर लिया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखेगा और होलसेलर रिटेलर हैं उनको भी प्रॉफिट होगा क्योंकि उनका अच्छा मार्जिन मिल रहा है। तो एक बार बैठकर आप लोग अपना क्या डिसाइड कर लो? गोल डिसाइड कर लो, जिससे कि क्या नहीं हो? कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। सेकंड वे है एक्सचेंजिंग एम्प्लॉयज़। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो खुद को तो सबसे बिजी मानता है और बाकी सबको सुखी मानता है। तो इसी तरह मैन्युफैक्चरर को लग रहा है कि केवल हम ही लॉस में हैं, होलसेलर और रिटेलर्स तो प्रॉफिट में रहते हैं। होलसेलर रिटेलर्स को लगता है कि हम ही लॉस में रहते हैं, मैन्युफैक्चरर तो प्रॉफिट में रहता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए क्या बेस्ट वे है कि एम्प्लॉयज़ को टेम्परेली एक्सचेंज किया जाता है। मैन्युफैक्चरर है वो अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को डीलर लेवल पर भेज देता है टेम्परेरी बेसिस पर। तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो होलसेलर के पास काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास काम करते हैं, उनके ऑपरेशंस को समझते हैं। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो होलसेलर्स हैं इनको प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनके ऑपरेशंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको बेटर ढंग से अगर समझ पाएंगे तो उसको रिजोल्व कर पाएंगे। तो जब आपको दूसरे की प्रॉब्लम पता चल गई तो आप उसको बेटर ढंग से क्या कर सकते हो? रिजोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? डीलर काउंसिल्स एंड ट्रेड एसोसिएशन। क्या मतलब होता है इसका? मैन्युफैक्चरर है उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक काउंसिल बना देता है और उसमें डिस्ट्रीब्यूटर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। वो मिलकर वो काउंसिल बनती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है या कोई भी इशू है तो वो इस काउंसिल में उसकी शिकायत कर सकता है। वो काउंसिल है वो निष्पक्ष रहते हुए डिसीजन लेती है। इसी तरह मैन्युफैक्चरर को
डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर से कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इस काउंसिल में अपनी शिकायत करता है, और वो काउंसिल है मैन्युफैक्चरर के लिए भी निष्पक्ष होकर डिसीजन लेती है। तो जब आपको पता है कि ऐसी काउंसिल बनी हुई है और कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी तो वो सही डिसीजन लेगी, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्दी सोल्व हो जाती है। नेक्स्ट इसी में आता है ट्रेड एसोसिएशन। कई बार जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो ट्रेड एसोसिएशन होते हैं उनकी जॉइंट मेंबरशिप दिला देता है, और वो जो ट्रेड एसोसिएशन होते हैं उसी के रूल्स रेगुलेशंस को सबको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब कोई रूल्स रेगुलेशंस बन गए और सब उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो टेंट से जुड़े बिजनेसमैन थे, जितने भी बिजनेसमैन, उन्होंने टेंट एसोसिएशन बना रखा है। अब उस टेंट एसोसिएशन का इलेक्शन भी होता है, प्रेसिडेंट भी बनते हैं, सेक्रेटरी भी बनते हैं, अकाउंट्स भी है उसके लिए भी मैनेजर बनते हैं, अकाउंटेंट भी बनते हैं, ट्रेजरर भी बनते हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर एसोसिएशन की जिम्मेदारी को संभालते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल है अलवर के हैं 40 जो टेंट बिजनेस से जुड़े एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, वो उस एसोसिएशन के पार्ट हैं। तो अब उस एसोसिएशन ने रेट फिक्स कर दी कि भाई इतने आइटम की ये रेट है, इतने आइटम की ये रेट है। तो अब सारे जो बिजनेसमैन हैं उनको उसी रेट लिस्ट को फॉलो करना होता है, तो अब कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी नहीं। इसी तरह है टेम्पो यूनियन का एसोसिएशन बन गया, बार्बर एसोसिएशन बन गया। तो ये सारे एसोसिएशन मिलकर है अपने जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनकी डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर देते हैं। जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स का क्या बन गया, वो एसोसिएशन बन गया। तो कोई भी है अगर गवर्नमेंट है वो डॉक्टर्स के है अगेंस्ट कोई डिसीजन लेती है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो जो आईएमए है वो उन डॉक्टर्स की क्या करती है, मदद करती है, और गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर कर वो जो डिस्प्यूट्स हो गए उनको रिजोल्व करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्या हो गया, कोऑप्टेशन। कोऑप्टेशन का क्या मतलब होगा, सपोज है आप एज ए मैन्युफैक्चरर हो, आपके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई। अब आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहते हो, कैसे करो ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि ये दूसरा मैन्युफैक्चरर था, इसकी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने उनकी कॉन्फ्लिक्ट को क्या कराया था, रिजोल्व कराया था। तो आप ऐसे पर्सन को अपनी जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है उसका मेंबर बना देते हो, एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना देते हो, और वो अपनी एक्सपर्ट नॉलेज से आपके और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑप्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, वे डिप्लोमेसी, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। जब कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो हम इन तीनों में से किसी एक मेथड को यूज करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है, सपोज है मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच है कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, और वो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ना तो मैन्युफैक्चरर है वो कौन है चैनल मेंबर की बात सुन रहा है, ना चैनल मेंबर है वो मैन्युफैक्चरर की बात सुन रहा है, लेकिन दोनों है इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं और रिजोल्व करना चाहते हैं। तो उस केस में डिप्लोमेसी में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है, और जो मैन्युफैक्चरर से एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर रिजोल्व करने की कोशिश करता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर से पर्सन अपॉइंट किया जाता है वो मैन्युफैक्चरर से मिलकर है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड वाइफ है, उन हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, वाइफ है वो अपने मायके चली गई और हस्बैंड वाइफ है दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना है, रिजोल्व करना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से एक एक पर्सन अपॉइंट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूल्हे की तरफ से उसके जियाजी हो गए, वो है दुल्हन के घर जाते हैं, या दुल्हन की तरफ से या वाइफ की तरफ से
उनके है मौसाजी हो गए, वो है हस्बैंड के घर जाते हैं और वो हस्बैंड को समझाते हैं, और जो है दूल्हा है या फिर जो हस्बैंड है उसके जो जिया जी हैं वो वाइफ को समझाते हैं। तो दोनों मिलकर है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कराने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब मध्यस्थता। इसमें एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं और वो थर्ड पर्सन वो होता है जो कि दोनों पार्टीज को जानता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर है और होलसेलर है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। अब मैन्युफैक्चरर का एक दूसरा होलसेलर भी है। सपोज एक होलसेलर है मैन्युफैक्चरर का राजस्थान स्टेट का था, दूसरा होलसेलर है मैन्युफैक्चरर का वो गुजरात स्टेट का है। तो जो होलसेलर है राजस्थान स्टेट का, उसके और जो मैन्युफैक्चरर है उसके बीच में क्या चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो गुजरात वाले होलसेलर से भी कनेक्टेड है क्योंकि उसका होलसेलर है, और जो राजस्थान का होलसेलर है वो क्योंकि नियर बाई स्टेट है गुजरात, वो उससे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करता रहता है या वेयर हाउसेज को यूज करता रहता है। इस वजह से जो राजस्थान स्टेट का होलसेलर है वो भी गुजरात के होलसेलर को जानता है। तो अब इस केस में गुजरात का जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर और जो राजस्थान के होलसेलर है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने की कोशिश करता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, मीडिएशन। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है। एक तो मैन्युफैक्चरर है, एक राजस्थान का होलसेलर है, तो ये कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट वाले केस में जो डिप्लोमेसी था उसमें तो हस्बैंड की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जा रहा था, उसके जिया जी, वाइफ की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव गए थे उसके मौसा जी, वो तो थी डिप्लोमेसी। लेकिन मीडिएशन के केस में क्या होगा कि सपोज है एक दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है, जैसे कि उसका नाम फॉर एग्जांपल महेश है। महेश है वो हस्बैंड को भी जानता है क्योंकि उसका पड़ोसी है वो, और महेश है वो वाइफ को भी जानता था। वाइफ के जो फैमिली वाले हैं वो महेश को जानते हैं क्योंकि महेश का भी ससुराल वही है जो कि वाइफ का गांव है। तो अब महेश है वो हस्बैंड से भी रिलेटेड है, महेश है वो वाइफ से भी रिलेटेड था, दोनों हस्बैंड वाइफ को वो अच्छे ढंग से जानता था। तो अब वो उनकी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मीडिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्बिट्रेशन। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में ये डिफरेंस है, मीडिएशन में वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कराने की कोशिश करता है लेकिन उसका जो डिसीजन होता है वो बाउंडेशन नहीं होती है कि वो जिन पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट हुई है वो उसको माने। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है दोनों इंटरेस्टेड हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी लंबी हो चुकी है, हमको इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करना है, रिजोल्व करना है। तो वो जिस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं वो पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। मैन्युफैक्चरर कहता है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, आप सुनना, और जिसके फेवर में आप जो डिसीजन दोगे, जो भी आपका फाइनल डिसीजन होगा, हम उस डिसीजन पर एग्री करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं भाई, हस्बैंड और वाइफ में है, उनके है आपस में डिप्लोमेसी के थ्रू वो मैटर सोल्व नहीं हुआ, मीडिएशन के थ्रू मैटर सोल्व नहीं हुआ, तो वो है गांव में पंच है, उस पंच को इन्वॉल्व करते हैं और बोलते हैं कि भाई जो पंच का डिसीजन होगा वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। तो जो पंच है वो हस्बैंड को बुलाकर उसकी भी बातें सुन रहा है, पंच है वो वाइफ को बुलाकर उसकी बात भी सुन रहा है, और वो फिर फाइनल डिसीजन दे देता है कि भाई हस्बैंड की भी गलती है, वाइफ की भी गलती है, हस्बैंड को वाइफ को नहीं बोलना चाहिए था, वाइफ को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, आइंदा से हस्बैंड है वो वाइफ पर है वो है कोई गलत नहीं बोलेगा, और वाइफ है वो भी हस्बैंड है उसको कुछ गलत नहीं बोलेगी। तो उनके आपस में जो डिस्प्यूट है वो क्या कर दो, बोल दिया उन्होंने कि ठीक है आप घर आ जाओ, और उसको बोल दिया हस्बैंड को कि आप सॉरी बोलो और उसको घर पर लेके जाओ। तो ये जो है डिसीजन दिया पंच ने, ये दोनों ने मान लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके बीच में पेमेंट का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, मैन्युफैक्चरर है वो पेमेंट मांग रहा था, होलसेलर ने कहा नहीं आपने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं दिए थे, वो मेरे प्रोडक्ट बिके ही नहीं, तो मैं आपको है पूरा पेमेंट नहीं दूंगा। तो उस केस में आपने फॉर एग्जांपल कोई एडवोकेट था या कोई रिटायर्ड जज था, उसने उसको आपने है आर्बिट्रेटर बना दिया और डिसाइड कर दिया कि वो जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन हमें फाइनल
होगा। तो उसके बाद आर्बिट्रेटर ने दोनों पार्टीज़ का सुना और उसके बाद उसने डिसीजन ले दिया। तो उस डिसीजन से क्योंकि दोनों एग्री कर रहे हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। और लास्ट इसमें क्या है, लीगल रिसोर्स है। जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, कहीं से भी अब सुलझने का चांस नज़र नहीं आता है, तो फिर लास्ट क्या सोर्स बचता है, लीगल सोर्स है, जिसमें आप लॉ सूट्स की कानून की मदद लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी मैन्युफैक्चरर से, और वो 2 ईयर की ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने 1 साल बाद ही उसकी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और किसी दूसरे को है अपने प्रोडक्ट का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। तो जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर पहले था और मैन्युफैक्चरर, उसके बीच में क्या आ गई, कॉन्फ्लिक्ट आ गई। तो उस केस में जो पहले ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर था, उसके पास क्योंकि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, तो वो कानून की मदद लेकर है, लॉ सूट की मदद लेकर केस कर सकता है। तो कौन सा मेथड हुआ, वो लीगल रिसोर्स है। लेकिन ये सबसे लास्ट में यूज करना चाहिए। जिस तरह हस्बैंड और वाइफ के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गई थी, तो डिप्लोमेसी के भी थ्रू सुलझाने की कोशिश की, मीडिएशन के थ्रू भी समझाने की कोशिश की, आर्बिट्रेशन के थ्रू भी। तो एक बार पंच की बात मानते हुए दोनों है साथ चले गए, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद फिर से लड़ाई होने लग गई। तो फिर बाद में हस्बैंड और वाइफ ने लीगली सेपरेट होने के लिए तलाक की अर्जी कोर्ट में दे दी। तो जो तलाक की अर्जी कोर्ट में दी थी, वो कौन सा सोर्स है, लीगल रिसोर्स है। क्लियर है। तो ये आपका क्या था, मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपने चैनल मेंबर्स के साथ डिस्प्यूट नहीं रखे, और अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है तो मैन्युफैक्चरर को इनिशिएट कर कर उस डिस्प्यूट को सोल्व करना चाहिए। जैसे कि इंडिया में 2014 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि लीडिंग ब्रांड है, लीडिंग कंपनी है, उसका है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। और वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट था। कैसे था वो कॉन्फ्लिक्ट, कि सैमसंग है वो अपने मोबाइल फ़ोन्स हैं वो ऑफलाइन रिटेलर्स के थ्रू भी सेल कर रही थी और ऑनलाइन रिटेलर्स के थ्रू भी सेल कर रही थी। तो वो 2 अलग अलग मोड्स यूज कर रही थी, तो मल्टी लेवल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। तो जो ऑफलाइन रिटेलर हैं उन्होंने ग्रीवियंस की, उनकी कॉन्फ्लिक्ट थी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से कि आप वही मॉडल ऑनलाइन चैनल के थ्रू दे रहे हो, तो ऑनलाइन रिटेलर्स उन पर इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं कि कस्टमर है उनको हमारे स्टोर से परचेज नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे जो भी ऑफलाइन रिटेलर्स थे उन्होंने सैमसंग के प्रोडक्ट से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सैमसंग और ऑफलाइन रिटेलर्स के बीच में क्या हो गई थी, कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। कौन सी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, ये मल्टी चैनल या मल्टी लेवल कॉन्फ्लिक्ट, जो आपको मैंने फर्स्ट है 3 टाइप्स बताए थे, उसमें से आपको एक बार बता देता हूं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट और मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए सैमसंग ने एग्री किया और राइट्स दिए ऑफलाइन रिटेलर्स को कि हम आपको ये 48 मॉडल्स हैं, ये हम केवल ऑफलाइन रिटेलिंग के थ्रू ही सेल करेंगे, इनको हम ऑनलाइन रिटेलर्स को नहीं देंगे। और कुछ जो सेलेक्टेड ब्रांड्स थे वो ऑनलाइन रिटेलर्स को उन्होंने दिए, वो ऑफलाइन रिटेलिंग में नहीं दिए। मींस ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए अलग प्रोडक्ट कर दिए मोबाइल फ़ोन में, और ऑफलाइन रिटेलर्स के लिए अलग प्रोडक्ट कर दिए। तो जो ऑफलाइन रिटेलर्स थे उनकी डिस्प्यूट क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो इसी के साथ आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ था मैनेजिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट, कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट ई लेक्चर में अपन है होलसेलिंग के बारे में पढ़ेंगे।